क्योंकि सच जरूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन पर तय हुआ फार्मूला। 24 से 48 घंटे में गठबंधन का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस को मिल सकती है 89 सीटें। यूपी चुनाव में शीला दीक्षित लेंगे सीएम की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस, कहा गठबंधन के बाद अखिलेश ही होंगे सीएम उम्मीदवार। थोड़ी देर में कांग्रेस पीसी करके गठबंधन पर दे सकती है संकेत। शिवपाल मुलायम मुलाकात के बाद नरम पड़ा मुलायम गुट, मुलायम अपनी लिस्ट में देंगे अखिलेश को। सूत्रों के हवाले से खबर, लिस्ट में बेटे बहू के साथ अंबिका चौधरी सरी के नेताओं के नाम शामिल। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अकाली और बीजेपी के खिलाफ सिद्धू हो गए शुरू। अमृतसर में कांग्रेस के लिए किया रोड शो, सिद्धू को कांग्रेस ने बनाया है अमृतसर से उम्मीदवार। और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सापला ने इस्तीफे की खबर को किया खारिज, खबर पर दी सफाई, कहा पार्टी से नहीं है कोई नाराजगी। नमस्कार, बड़ी बहस के साथ मैं हूं जब्बार खान। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काफी जोड़ घटाव के बाद बीजेपी ने पहली सूची अभी जारी ही किया था कि एक नई मुश्किल बीजेपी के सामने आकर के खड़ी हो गई। चूंकि कई दलों के नेता और मौजूदा विधायकों ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है और जिन्हें पार्टी ने टिकट भी दिया, इसलिए पहले से टिकट के आस में बैठे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष आना बहुत ही स्वाभाविक है, लाजमी भी है। दरअसल दो समस्याएं बीजेपी के सामने हैं। पहली समस्या बाहरी नेताओं को टिकट देना और दूसरी बड़ी समस्या पार्टी में टिकट के आस में इंतजार करने वाले पार्टी के नेताओं की उम्मीदों का चकनाचूर होना। जाहिर तौर पर इन दोनों बुनियादी पहलुओं पर बीजेपी इस वक्त बैकफुट पे नजर आ रही है अपने ही घराने के अंदर। समाजवादी पार्टी का टिकट लौटाने वाली दरअसल हेमलता दिवाकर आगरा ग्रामीण से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी छोड़कर के बीजेपी का दामन थामने वाले जितेंद्र वर्मा को पार्टी ने आगरा के फतेहाबाद से मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली सूची में बीएसपी से आए महावीर राणा, आरएलडी से आए विधायक दलवीर सिंह को, बरेली और बलदेव से पूरन प्रकाश को टिकट दिया गया। मुरादनगर से समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी के बेटे अजीत पाल त्यागी, शिकारपुर में बीएसपी से बीजेपी में शामिल अनिल शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया। पार्टी की तरफ से जारी की गई सूची में अतरौली से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि आगरा की बाह सीट से अभी हाल में ही बीजेपी में शामिल अर्जुमन सिंह की पत्नी रानी पक्षालिका सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। पक्षालिका सिंह को समाजवादी पार्टी ने खैरागढ़ से टिकट दिया था। टिकट के ऐलान के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कासगंज में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जनपद की पटियाली विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी ममतेश शाक्य को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि उस विधानसभा के रहने वाले पुराने बीजेपी के 15 कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आवेदन किया था और जातिवाद के चलते 15 लोगों को दरकिनार करके ममतेश शाक्य को बीजेपी ने पटियाली विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना लिया। वहीं एटा में भी बीजेपी के अंदर विरोध हो रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या बाहरी और बागी बीजेपी के खेल को बिगाड़ सकते हैं? ये दरअसल आप टीवी स्क्रीन पर जिस वक्त देख रहे हैं एक विरोध प्रदर्शन का दृश्य है, जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कुछ इस किस्म का रोष। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वो कार्यकर्ता
वो नेता जो इस आस में बैठे थे, इस उम्मीद में बैठे थे कि उनको बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, उनको टिकट देगी, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला, उम्मीदवारी के उस लिस्ट में, प्रत्याशियों के नामों की उस फहरिस्त में जो पहली सूची बीजेपी ने जारी किया, उसमें उनको अपना नाम नहीं दिखा। उसके बाद अलग अलग शहरों में कुछ इस किस्म की तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे थे और इसी पर हम इस वक्त चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद होगा। दरअसल हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस पैनल के जरिए, अपने खास मेहमानों के जरिए जो कि इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, कि आखिर बीजेपी के अंदर बाहरी वर्सेस जो अंदरूनी कला है, बाहर से आए गए लोगों को टिकट दिया गया, अंदर जो लोग मौजूद थे उनको उनका टिकट काट दिया गया, क्या उसका नतीजा क्या होगा, उसकी वजह से किस किस्म की समस्याएं खड़ी हैं पार्टी के सामने, पार्टी उससे कैसे निपटेगी और पार्टी इन चीजों से निपटने के लिए क्या कवायद अपनाएगी। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर पांडे जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है। शैलन तिवारी जी हैं, आपका स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। और बीजेपी से पुष्कर मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आप तीनों खास मेहमानों से इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया के साथ स्वागत। पुष्कर मिश्रा जी, बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जो रोष दिख रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें चल रही हैं, कुछ शुभ संकेत तो है नहीं वो? नहीं, शुभ संकेत हैं। ये इसलिए शुभ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आने वाली पार्टी है इस बार, और इसलिए उम्मीदवारों की संख्या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सीट पर कम से कम 9 से 10 उम्मीदवार और अधिक से अधिक 45 से 50 उम्मीदवार तक आशा लगाए हुए थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा, और वो स्थिति ऐसी कोई नहीं हुई है। 2-4 छिटपुट घटनाएं इधर उधर हो गई हैं जिनसे कोई बहुत व्यापक असर नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल चुका है, और ये जो है विजय रथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्योंकि जितने लोगों ने उम्मीदवारी की आशा बीजेपी से लगाई थी, अन्य दलों से उसकी तुलना करें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अन्य दलों से तो लोग भाग भाग के बीजेपी में आ रहे हैं, कोई भी दल ऐसा नहीं है जिससे भाग कर लोग बीजेपी में नहीं आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यह शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले समय की सत्तारूढ़ दल होने जा रही है। ठीक है, ये पुष्कर जी ये एक मतलब आप निकाल रहे हैं, उस मतलब से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। आपका अपना आने वाले समय में ठीक है, आपकी अपनी परिभाषा है, लेकिन शुभ संकेत क्या है इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में एक तस्वीर देखने को मिली थी, जब वहां पर जो कि केजरीवाल की कभी सहयोगी रही थी, उनको लाकर के एक सीट से उनको उम्मीदवार बना दिया गया, और उनके मुखालिफ जो पहले से उस सीट पे थे उनको हटा दिया गया, फिर बाद में उनको सीएम पद के उम्मीदवार बना दिया गया। अंदरूनी क्लेश की वजह से दिल्ली में सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था बीजेपी को। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो इस वक्त चल रहा है, उस वजह से ये चीजें आपसे पूछा मैंने। मैं किरण बेदी की बात कर रहा था कि किरण बेदी को जब दिल्ली में लाकर के सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया गया, और उसके बाद कृष्णा नगर के सीट पर उनको लाकर के उतारा गया। हालांकि उस सीट पर जो पहले हुआ करते थे लगातार वो जीतते आए थे, उसकी वजह से भी असंतोष बढ़ा था और वो सीट बुरी तरीके से हारी थी, तो उस क्लेश से बीजेपी निपट नहीं पाई थी दिल्ली में। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, वही बात मैं कह रहा हूं कि वही बात मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कोई तुलना नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक स्थापित राजनीतिक दल है, और इसके विपक्ष में जो 2 पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, उनमें भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ की स्थिति में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है वो साफ दृष्टिगोचर है, और इसको देखते हुए हम बिल्कुल भी ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस बार कि 300 प्लस
ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होगी। ठीक है, ये जो तस्वीरें पिछली टेलीविजन लोकसभा स्क्रीन पे चुनाव चल में रही हैं, आपने इससे देखा आपको कुछ होगा फर्क नहीं होगा। कि कुछ उस समय भी रिएक्शन जी, बहुत से लोग लोकसभा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, हाँ। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के समय इतनी सीटें हमने जीती और उस समय भी बहुत से लोग बाहर से आए थे और छुटपुट विरोध की घटनाएं भी हुई थी, लेकिन हमने पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और फिर 2017 लोकसभा का उदाहरण तो है आपके सामने, हमारे सामने भी है। जाहिर तौर पर 73 सीटें लाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बिहार में वो लोकसभा का जो उदाहरण था वो बिहार में देखने को नहीं मिला असेंबली चुनाव में। समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। आपकी पार्टी से कई नेता गए हैं बीजेपी में, आपकी पार्टी को छोड़ करके। ऐसा मानना है कि वो लोग असंतुष्ट नहीं थे समाजवादी पार्टी में, इसलिए बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन्हें एक्सेप्ट किया, उनको टिकट दे रही है और इस बार कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे होगी बीजेपी। चंद्रशेखर जी। जब्बार साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठा दिया है। पहली चीज तो यह समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस वक्त वहां पे बिल्कुल सामंतवादी तानाशाही व्यवस्था है। उनका नेतृत्व जनता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। उनके नेतृत्व को, चयनकर्ताओं को जनता की मर्जी नहीं मालूम, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वो पार्टी है जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले, इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो आसमान की बातें हो गई, विधायक के चेहरे नहीं है इनके पास में। इसकी परेशानी है कि 403 में ये किसको 403 दे दें, और इनको मालूम है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो लड़के झगड़ के जो इतने दिनों से संघर्ष करके आए हैं, वो जीतने के हालात में नहीं हो। इनको छननी लेकर के पूरे प्रदेश से जितने अपराधी हैं, जितने जो सारे पार्टियों के जो नेगेटिव लोग हैं, जिनको पार्टियां कूड़े जैसा समझती हैं कि अभी एक्स्ट्रा हो गए हैं, उन सबको छननी लेकर के छांट करके ये टिकट दे रहे हैं। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह दूं कि हालात ये होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इनके खिलाफ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को हमें लड़ाने की, हराने की जरूरत ही नहीं है। इनके हर एक बंदे को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही है वो अपना धर्म निभा के इनको हरवा देगा और इनको 50 सीट के नीचे सिमटेगा। और 73 सीट जो आप सांसद में बात कर रहे थे, जब्बार साहब हमारे भाई ने, मैं आपको मैं इसका जवाब दे दूं कि 73 मैं छोटा सा एक बात पूरी कर दूं कि 73 सांसद वो स्वेच्छा से नहीं आए थे, ये इन्होंने ऐसे ही किया था, इन्होंने गुम्बाड़ा फुलाया था। वो एक जुमलेबाजी पे चली थी जो चल गई थी, और आज 5 साल में 3 साल लगभग पूरा हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। इनकी जुमलेबाजी बच्चा त्रस्त है, पूरी जनता जान चुकी है, इनके कुछ नहीं होने। ठीक है, जुमलेबाजी थी, गुब्बारा, वो बबल फूट गया है। डॉक्टर पुष्कर जी आपके पास आएंगे, लेकिन साथ ही में कांग्रेस के प्रवक्ता से भी एक सवाल ले लेते हैं। दोनों सवाल का आपका जवाब लेंगे आपसे। शैलन तिवारी जी, 2014 का जो एक बबल था वो बबल फूट चुका है, गुब्बारा फूट चुका है। अभी आपके सहयोगी ने कहा कि अब प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी में तो टिकट लेने के लिए ही लोगों के अकाल पड़ा हुआ है। 27 वर्षों से वनवास है, ऐसे में लोग चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले। ऐसा इनका मानना है। हमारे पास तो 7000 के आसपास जो है लोगों ने नामांकन किया कि हमें टिकट चाहिए, 7000 लोगों ने मांगा है। देखिए, ये वो पार्टी है जिसका प्रोपेगेंडा, जिसका जो एजेंडा ही प्रोपेगेंडा है, तो उससे तो हम अपनी बात को कहाँ मिला पाएंगे। लेकिन हाँ, आप ये जान लीजिए कि ये दृष्टिगोचर की बात कर रहे हैं मिश्रा जी। अब आप बताइए, इनके पास 73 सांसद होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिस पे ये लड़ सकें। वो हमें बता रहे हैं कि हमारे पास टिकट नहीं है, टिकट लेने लोग नहीं आ रहे हैं। आप समझिए कि जिनका अपना आवरण ही खराब हो चुका है, 2.5 साल में इनकी जो संवेदना है वो मर चुकी है। उन्होंने अपने किए गए कामों को छुपाने के लिए हर 10 दिन में एक नया एजेंडा तैयार कर देते हैं। आप बताइए कि जो सरकार हमारी मौन है, मौतों का दोषी कौन है? बताइए, इनकी संवेदना मर चुकी है। संसद में प्रमोद तिवारी जी ने इस विषय को उठाया कि भाई जो लोग मर चुके हैं, आपके कार्यकर्ता और आप उन्हें
सैनिकों का दर्जा दे रहे हैं, कम से कम उन पर जो है मौन स्वीकृति या उनका मुआवजा कुछ तो तय किया जाए, वो न तय कर पाए। मुद्दे कुछ रह नहीं गए हैं। कभी नोटबंदी ले आते हैं, तो कभी जो है घर वापसी लाते हैं, तो कभी लब जिहाद लाते हैं। आप सोचिए ये वो लोग हैं जो केवल समाज में विघटन चाहते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, सोशल कंट्रोल है ही ये नहीं। बीजेपी के लिए तो एक प्लस पॉइंट हुआ कि एक सीट से बीजेपी के 15-15 लोगों ने उम्मीदवारी ठोकी है वहां पर कि हमें टिकट दिया जाए। नेता वहां पर, नेताओं की भरमार है, इतने सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन बीजेपी का मजबूत नहीं हो रहा इस बार। जब्बार भाई, आपके सामने दिख रहा है कितना संगठन मजबूत है। पुतले जलाए जा रहे हैं, विधानसभा में कार्यकर्ता नाराज हैं। आप बताइए, घर परिवार में जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करेंगे? बाहर का विषय तो बहुत है, अब इनका घर में लड़ने का समय शुरू हुआ है। हम जाएंगे जनता में लड़ेंगे, जनता हमें वोट करेगी, क्योंकि हम लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट मांगने जा रहे हैं, सामाजिक विघटन रोकने जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। डॉक्टर पुष्कर विघटन को रोक करके डॉक्टर पुष्कर ये लोग वो लोग हैं जो समाज में विघटन चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर पुष्कर जी, क्या अब ये माना जाए कि अब इनकी अंतरकलह, बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो खुल करके सामने आ रही है? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वो नेता जिनको टिकट नहीं मिला, वो रोष व्यक्त कर रहे हैं, वो उन लोगों को हराने की कोशिश करेंगे जिनको उस सीट से टिकट दिया गया। बाहरी लोग, जितने लोग आए बीजेपी के अंदर, सबको टिकट दिया गया। वहां पर पहले जो अपेक्षा, उम्मीद लगाए बैठे थे, जिनका टिकट कटा है, वो लोग क्या अंदरूनी लड़ाई को इस स्तर पर लेकर के आ रहे हैं? जैसा कि कह रहे हैं शैलन जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के, अब हम जा रहे हैं मैदान में जनता के बीच में, और बीजेपी अब अपनी लड़ाई में मसरूफ होने जा रही है पार्टी के अंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिनका कोई बहुत मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष के लिए जाना जाता है, आरंभ से संघर्ष करता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। वो कभी भी दल बदल जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखता, और वो कभी भी अपनी पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी की लड़ाई चल रही थी, अंदरूनी कलह चल रही थी, तो बीजेपी ये कह रहे थे कि जो अपनी पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो उत्तर प्रदेश को क्या संभाल सकेगा? अब आपकी अगर पार्टी के अंदर लड़ाई है तो आप ये कहते हैं छुटपुट घटना है। शहर में कार्यकर्ताओं ने जो विघटन किया है, अरे जब्बार भाई, इसी लखनऊ शहर में जो विघटन हुआ है उसमें अमितपुरी जी जो सीट हराई गई है उसका उदाहरण सामने ज्वलंत है। मैं बता रहा हूं, ऐसे ही चलेगा पूरे प्रदेश में। और भाई मेरे कह रहे हैं कि आग लगी हुई है, हर विधानसभा में आग लग रही है, और उसको नाम दे रहे हैं छुटपुट हिंसा। यदि आप आग को छुटपुट हिंसा मानते हैं तो फिर हम इस पे कुछ कह ही नहीं सकते। जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर पुष्कर जी? बताइए, हम एक तरफ आप दिखा रहे हैं, आपके सामने आंखों के सामने आग लगी हुई है। ठीक है, शैलन जी जवाब लेते हैं। डॉक्टर पुष्कर, इसमें ऐसा है कि इन घटनाओं का, ये जो छिटपुट घटना है वो एक दो दिन की बातें हैं। हमारी ऑलरेडी पूरी जो है पूर्व से ही हमारी तैयारी हो चुकी है। हमने ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा अभी कुछ समय पहले निकाली, जो पूरे प्रदेश में हम घूमे और हमें अपार चीजों से इनकार नहीं है। डॉक्टर पुष्कर, उन चीजों से इनकार नहीं है, आपके मीडिया के, उन चीजों से हम नहीं इनकार कर रहे हैं कि आपने रोड शो किया, आपने बड़ी सभाएं की, भारी वहां पर भीड़ जुटी, ये सारी बातें ठीक है, अपनी जगह हैं। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति को निपटने के लिए आपके पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है? किस तरीके से इन लोगों को शांत करके एकजुट करेंगे? ये तत्कालिक घटनाएं हैं, इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो काम में लग जाएंगे। एक दो दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम से पूर्ण रूप एकजुट होकर और इस अपार जन समर्थन को लेकर, विजय रथ को लेकर आगे निकलेगी। ये हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी, ये विजय यात्रा में बदल चुकी है, और ये विजय यात्रा हम लेकर निकले हैं। ये विजय यात्रा हमें 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ दल बनाएगी। अब ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है अन्य दलों में, और इस बौखलाहट की वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, भगदड़ मची हुई है अन्य दलों में। और भारतीय जनता पार्टी को आज भी सैकड़ों लोग लाइन लगाए हुए लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है, इसलिए सपा, कांग्रेस, आरएलडी, दूसरी पार्टियां, बसपा सब बौखलाई हुई है। बौखलाहट में ये कह रहे हैं और हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। खान साहब, जब्बार साहब, हकीकत डॉक्टर पुष्कर साहब विद्वान व्यक्ति हैं,
वो अपने दिल से जानते हैं इस बात को कि इस वक्त हालात इनकी ये चीज है कि इनके पास प्रत्याशी तो मांगने वाले 20 टिकट हैं, लेकिन उनमें से ये क्यों ये बाहरी लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको खुद मालूम है कि जो 19 शेष मांगने वाले हैं बीजेपी के, वो जनता से उनका कोई सरोकार है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ते हैं, जो सच्चाई है फेसबुक पे बैठ जाएंगे, मोदी जी का भाषण देखेंगे और तालियां बजाते रहेंगे कि वाह 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 बहुत अच्छा हो रहा है। ये सिर्फ गुम्बाड़े पे विश्वास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पिछले 5 सालों में वो जबरदस्त जितना इन्होंने जुमलेबाजी की, एक एक जुमलेबाजी पे हमने काम किया। हमारा काम प्रदेश के बच्चा बच्चा को बोल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री एक बेहद उत्साहित रूप में कल के विजय के बाद, कल जो हमारा पुनः सवेरा हुआ है, उस सवेरा के साथ, उस उत्साह के साथ पूरा कार्यकर्ता हमारा मूव कर चुका है और हम एक बड़ी सफलता की ओर जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के आंधी में ये इनके जैसा नहीं दिखेंगे जैसे बिहार में हुआ वैसे ही होने वाला है। पिछली रैली जो प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें जो भीड़ थी, क्या उस भीड़ के कोई मायने नहीं? जी हाँ, भाई मैं कह रहा हूँ रमाबाई अम्बेडकर पहली बार ऐसा देश में हुआ कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ने प्रायोजित पैसे देके भीड़ बुलवाई हो, सिर्फ भीड़ नहीं बुलवाई है। चैनलों पे कहा कि ठेके पर भीड़ थी, लोगों ने बताया कि भैया हमको 400 रुपए में लाया गया है, जो लाया उसने 200 रुपए दिए और वो भाग गया। समझिए 400 रुपए दिहाड़ी पर भीड़ लाई गई है। अगर रैली की भीड़ अगर वोट दिलवाने वाली हो जाती तो चीजें बदल जाती हैं। आपको भी पता है कि कैसे रैली में भीड़ आती है, वही लोग हैं जो सब में आते हैं। और हमारे एक एक से बरेली रैली आपने देखा होगा, लोगों ने कहा हाथ में दर्द है, इन्होंने पैर काट दिया। ये वो लोग हैं। ठीक है डॉक्टर पुष्कर, क्या जनसभाओं की, क्या रैलियों की भीड़ ये मापदंड है कि उससे चुनाव में नतीजे भी आए? क्या ये इस बात का सबूत है कि अगर ज्यादा लोग आपकी इनकी रैली में आ रहे हैं तो फिर वोट भी उसी प्रतिशत में पड़े? इसको मौका मिला है कार्यकर्ताओं को। कई सारे राज्यों में पिछले कई सारे राज्यों में जहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली है, हार मिली है, वहां की रैलियों में भी बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए। डॉक्टर पुष्कर, अगर आपने खुद अभी बताया जब्बार साहब, आपने देखा होगा कि बिहार का जो भीड़ थी उसका 10वां हिस्सा नहीं है यहाँ पे। और बिहार में वो जुमलेबाजी, वो बड़ी बड़ी बातें, 1 लाख करोड़, 20,000 करोड़, लाखों करोड़ों की बातें हुई। परिणाम आपने देखा कि ये तीसरे नंबर पे और सबसे लास्ट में चले गए। इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको हराने के लिए हमको जरूरत नहीं है, ये इनके लोग, इनके समर्पित कार्यकर्ता खुद हरा देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा में वो भीड़ ऐतिहासिक भीड़ थी। रमाबाई मैदान तक लोग पहुंच नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। पूरे लखनऊ शहर में बात वही है, सवाल इसी पर है पुष्कर जी, लखनऊ डॉक्टर पुष्कर की क्या भीड़ इस बात का मापदंड होता है कि उससे नतीजे भी आ जाए, वोट भी वैसे पड़ जाए? सवाल वही, चंद्रशेखर जी वही आपसे जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल इस अपार जन समर्थन का द्योतक है। तो फिर बिहार में क्यों नहीं आए? बिहार में जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है और इस उत्साह के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाली है। और इस प्रकार के जो बौखलाहट है वो हमारे पैनलिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट हैं, साथी पैनलिस्ट, उनमें ये बौखलाहट साफ दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का उन्नयन किस तरह से हो रहा है और बाकी दल किस तरह से दिखा रहा है। और ये बिखराव छूटा है जनता का, 50 से नीचे ले जाएगा। जनता का, आवाम का विश्वास टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब कोई भी व्यक्ति ये पैसे का भरोसा नहीं करता है। अब तो नोटबंदी के बाद तो लोग ये कहने लगे हैं कि इस आदमी के हाथ में तो परमाणु बम जैसी चीज से दूर रखो। क्या पता कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमाणु बम छोड़ दे, जाके फुस हो जाए और बदले में 100 परमाणु बम देश पे आ जाएं।
पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री इतना लो प्लानर, इतना लो कंपोटेंट और इतना कम जिसकी समझ या सलाहकार विहीन काम कर रहा हो, ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं आया था। पूरे देश की अर्थव्यवस्था 15 से 20 साल पीछे चली गई। आज की डेट में जो ये चक्र रुक गया है, मोदी जी के पास प्लान नहीं है कि ये कैसे इसको आगे ले आएंगे। चंद्रशेखर जी आएंगे आपके शरण जी, क्योंकि चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है, क्योंकि चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है और चूंकि ये चर्चा जुड़ी हुई है डॉक्टर पुष्कर जी की पार्टी से। पुष्कर जी, दो बड़ी समस्याएं आपकी पार्टी के सामने है। एक, नोटबंदी को मुद्दे के तौर पर उसे जनता के बीच में जस्टिफाई करना कि एक अच्छा और बड़ा फैसला था प्रदेश की जनता में, कैसे आप उसे जस्टिफाई करेंगे? और दूसरी चीज, पार्टी के अंदर जो अब क्लैश शुरू हुई है, इससे निपटेंगे कैसे? मैंने पहले कहा कि जहां तक डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का प्रश्न है, नोटबंदी का प्रश्न हमारी नेक नियति को स्पष्ट दर्शाता है। हम इस देश में काले धन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश का समाज तंत्र स्वच्छ और साफ हो, और उस दिशा में हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जवाब क्या देंगे प्रदेश की जनता से? उन घरों में जब आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, जो ये कहेंगे कि नोटबंदी की वजह से हमारी बेटे की, हमारे बाप की मौत हुई है, जवाब क्या होगा आपके पास? अभी तो आपकी पार्टी नकार रही है कि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन जब वो लोग पूछेंगे आपसे, आपके पास हमारी काले धन से लड़ने की प्रतिबद्धता से देश पूरी तरह से परिचित है। जितने भी सर्वे हुए हैं वो डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के पक्ष में जा रही है जनता। उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भाई जो हैं वो बहुत ही प्रतिबद्ध ढंग से भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं और इस देश को एक स्वच्छ राजनीति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस देश की राजनीति बदलेगी, इस देश की राजनीति से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, गुंडाराज से मुक्ति मिलेगी और उत्तर प्रदेश में सुशासन आएगा। पहली बार जंगल राज खत्म होगा और इस देश की जनता को शासन से परिचय मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे? देश की जनता लाइन में रो रही है, देश का प्रधानमंत्री भाषण में रो रहा है और देश की आवाम घर में रो रही है। पूरे देश में एक भावुकता का माहौल बन चुका है, सब रो ही रहे हैं। इस बात का जवाब तो आपको मिलेगा ही चुनाव में। पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तात्कालिक कहीं पे आक्रोश आ सकता है जो एक दो दिन में शांत हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से लगकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताने की ओर ले जाएंगे। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है और हर अक्सर हमेशा होता है। आपने बिहार चुनाव से लेकर दिल्ली में हर जगह देखा है कि ये जो हो रहा है ऐसा ही होगा। इनको हराने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। हम तो ऑलरेडी, हम तो विजय रथ पे, हमारी विजय ऐसे ही है। ये इनके जो लोग हैं, इनके जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, वही इनको हरा डालेंगे। और मैं प्राइम न्यूज के प्लेटफॉर्म से जनता के बीच में अपना अपना मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन सवाल तो अभी भी गंभीर रूप से बना हुआ है कि बीजेपी के सामने जो ये एक नई मुश्किल खड़ी हुई है, इस नई मुश्किल से निपटेगी कैसे? एक तरफ तो दूसरे दलों के नेताओं का पार्टी के अंदर आना, पार्टी का स्वागत करना, ये एक शुभ संकेत तो है ही, लेकिन अब इस वजह से पार्टी के भीतर, पार्टी के पहले से नेता जो थे, जो टिकट की उम्मीद में थे, उनकी टिकट की उम्मीद ना मिलने पर उम्मीदें जो चकनाचूर हुई हैं, उससे जो रोष बढ़ रहा है, जैसा कि हमने तस्वीरें दिखाई, उससे कैसे निपटेंगे, एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। दोबारा दादी बनने का तो बड़ा शौक है, पर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी दादी की गोद में